नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स और आज के शो में हम फोकस करेंगे बजाज फिनसर्व के मल्टी कैप फंड पर, जो कि एक एनएफओ है। इस फंड की डिटेल्स आपके सामने लेकर आएंगे और साथ ही मार्केट्स पर भी एक आउटलुक लेंगे, क्योंकि हमारे साथ बने हुए हैं मिस्टर निमेश चंदन, जो कि सीआईओ हैं बजाज फिनसर्व एएमसी से। निमेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस एनएफओ के बारे में तो डिटेल समझेंगे। पहले तो ये बताइए कि जो हो रहा है मार्केट में ट्रंप की पॉलिसीज के बीच में, जो रिएक्शन हम ग्लोबल मार्केट्स में, इक्विटी मार्केट्स में डोमेस्टिकली देख रहे हैं, कैसे आप इस पूरी सिनेरियो को रीड करते हैं? क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी और अब क्या आउटलुक है यहाँ से इस करंट सिनेरियो के बीच में मार्केट्स पर? नमस्कार दीपाली, ग्लैड टू बी ऑन योर शो। मार्केट्स लास्ट जो 4 महीने से वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं, स्पेशली इन जनवरी इतना करेक्शन आया स्मॉल कैप, मिड कैप्स और लार्ज कैप्स में भी। आई थिंक अब समय आ गया है वेयर ये लोग थोड़े ज्यादा पेसिमिस्टिक हो रहे हैं, डर रहे हैं, ज्यादा चिंतित हो रहे हैं अबाउट द मार्केट। और यहाँ पे टिपिकली क्राउड ओवर रिएक्ट करता है ऑन द डाउन साइड। तो यहाँ से कुछ अपॉर्चुनिटीज निवेश की बनती हैं, स्पेशली एज अ फंड हाउस। हमें लार्ज कैप्स एज अ कैटेगरी अच्छा लगता है, क्वालिटी एज अ स्टाइल हमें अच्छी लगती है, और कंजम्पशन एंड हेल्थ केयर सेक्टर्स जो हैं ये हमें पसंद है एज अ बॉटम अप सेक्टर स्पेसिफिक कॉल। अच्छा, एक चीज और, जब इस तरीके में मार्केट में जब बिकवाली हावी होती है, नर्वसनेस होती है, सेंटिमेंट्स बिगड़े हुए होते हैं, तो एज अ फंड मैनेजर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है? जो भी फंड्स आप मैनेज करते हो, इन जनरल मैं समझना चाहती हूँ, क्या वहां पर कुछ स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, एक्टिवली मॉनिटर करते हैं, क्या अप्रोच रहती है आपकी? हम बजाज फिनसर्व एएमसी में मार्केट के फंडामेंटल्स भी ट्रैक करते हैं और मार्केट का बिहेवियर भी ट्रैक करते हैं। जो सेंटिमेंट साइकिल कहते हैं मार्केट की, वो भी ट्रैक करते हैं। फंडामेंटल्स में हम पहले एक इंट्रिंसिक वैल्यू बनाते हैं कि लार्ज कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स क्या इंट्रिंसिक वैल्यू पे होने चाहिए, अपने हिस्टोरिकल एवरेज से कितने दूर हैं, वो ट्रैक करते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो आज लार्ज कैप जो है वो अपने एवरेज वैल्यूएशन पे आ गए हैं। नेक्स्ट ईयर की जो लार्ज कैप की अर्निंग्स ग्रोथ है, जो स्पेसिफिकली निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ है, वो इस साल से बेटर रहेगी। यानी FY25 से FY26 की जो ग्रोथ है वो बेटर रहेगी। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए हैं अब काफी सेक्टर्स में, वो हमें अच्छे लगते हैं। सिमिलर वे हम स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की भी वैल्यूएशन ट्रैक करते हैं। अभी हिस्टोरिकल एवरेज से अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप जो है वो थोड़े हायर हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारी कैटेगरी, पूरे सारे स्टॉक्स जो हैं, जो 150 मिड कैप्स हैं, 250 या 500 स्मॉल कैप्स हैं, वो सारे महंगे, ऐसा नहीं है। आप ये सोचिए कि ज्यादातर अगर मिड कैप स्मॉल कैप एक्सपेंसिव हैं, 20-30% अभी करेक्शन के बाद अट्रैक्टिव हो गए हैं और वहां पे हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। ऑन द अदर साइड हम सेंटिमेंट या बिहेवियर भी मार्केट का चेक करते हैं। 6 महीने पहले पीपल वर सो बुलिश के कितने भी हाई वैल्यूएशन हो, लोगों को पार्टिसिपेट करना था, एक फोमो था मार्केट में। और अब जो है वो एक डर फैल गया है मार्केट में कि क्या होगा, अनसर्टेनिटी आ गई है। लेकिन अगर हम देखें लास्ट 2-3 मंथ्स में काफी पॉजिटिव्स आए हैं जो मार्केट ने इग्नोर किए हैं। बजट बहुत अच्छा रहा, मॉनेटरी पॉलिसी का भी स्टांस चेंज हुआ है, और हाल ही में हमने देखा कि ट्रंप के साथ जो मोदी जी की मीटिंग हुई थी उसमें भी पॉजिटिव्स ही निकल के आए हैं। तो अब मार्केट बिकॉज एक डर या चिंता में है, अनसर्टेन मोड में है, उस वजह से गुड न्यूज भी इग्नोर हो रहे हैं। तो इस वजह से हम इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट मूड दोनों को रीड करें तो कुछ निवेश की अपॉर्चुनिटीज अब निकल के बाहर आ रही हैं। ओके, तो निमेश जी, आपके हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट वाला मार्केट है फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए? जी एब्सोल्युटली, हम मार्केट से बुलिश हैं, और जैसे मैंने कहा कि प्रायोरिटी रहेगी टू लुक फॉर लार्ज कैप्स, क्वालिटी स्टॉक्स, और जहां पे सेक्टर स्पेसिफिक है कंजम्पशन एंड हेल्थ केयर। ओके, तो कंजम्पशन हेल्थ केयर आपको बेहतर लग रहे हैं, वैल्यूएशंस आपको अच्छी लग रही हैं। क्या ऐसे सेक्टर्स भी हैं मार्केट में जहां अभी भी वैल्यूएशन कंसर्न्स हैं, या जहां अभी भी ग्रोथ का डर है? ग्रोथ के डर, आई थिंक जो कैपेक्स साइकिल में लोगों को डर लग रहा है अब कि लास्ट 2 साल से इन स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया है, वैल्यूएशन बहुत आए हैं, तो अब लोग थोड़े से चिंतित हैं कि वेदर आगे की जो ग्रोथ रहेगी इन कंपनीज की सिमिलर रहेगी या वर्स रहेगी। मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस जब हाई होते हैं, एक्सपेक्टेशंस जब हाई होते हैं, कुछ छोटी सी भी अगर कोई नेगेटिव बात आती है या
कुछ एक दो क्वार्टर के लिए अगर उन कंपनीज की ऑर्डर बुक नहीं बढ़ रही है तो जो करेक्शन आता है वो बहुत शार्प आता है। कुछ हमने देखा लास्ट ईयर, कुछ नैरो थीम्स जैसे कि डिफेंस है, कैपिटल मार्केट कंपनीज हैं, ये जो नैरो थीम्स रही हैं उसमें जब क्राउड एक्साइट हो जाता है तो उनमें वेरी शार्प अपमूव आता है, फटाफट भाव बढ़ते हैं और वैल्यूएशन भी जल्दी बढ़ जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट अगर उनमें आती है तो ऑपोजिट रिएक्शन होता है, वो फट से गिर जाते हैं, उनमें समझिए कुछ इलिक्विड स्टॉक्स में तो नीचे सर्किट लग जाती है और सब एक साथ निकलने की कोशिश करते हैं बिकॉज वो एक नैरो थीम है। तो मैं कैपेक्स साइड और सम ऑफ दिस डिफेंस कैपिटल मार्केट साइड है वो उसमें वैल्यूएशन पे थोड़ा चिंतित हूं। मुझे अभी भी लग रहा है कि उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉजिटिव रहेगी, लेकिन बिकॉज ऑलरेडी हमने उनको हाई वैल्यूएशन दिए हुए हैं तो थोड़ा सा वो प्रेशर में रह सकते हैं। अच्छा, एक और क्विकली उसके बाद हम फंड की बात करेंगे निमेश जी। अर्निंग सीजन के लास्ट लेग में हम हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री आई एम श्योर, क्योंकि अर्निंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कमेंट्री, ताकि एक इंडिकेशन मिल सके कि आगे के लिए क्या राह रह सकती है कंपनीज की। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है अर्निंग सीजन को लेकर? कब तक सुधार एंटिसिपेट करे, क्या व्यू है? तो अब लगभग काफी नतीजे, जो मेजॉरिटी कंपनीज जो हम ट्रैक करते हैं उनके नतीजे आ चुके हैं। तो हमने देखा कि फर्स्ट हाफ जो था वो बहुत प्रेशर में था काफी कंपनीज के लिए। Q3 जो है वो Q2 से बेटर रहा है और आउटलुक जो है जनरली, मैं ये नहीं कहूंगा हर एक कंपनी में ऐसा है या हर एक सेक्टर में ऐसा है, बट आउटलुक नेक्स्ट क्वार्टर का, Q4 का क्वार्टर Q3 से बेटर रहेगा। एंड नेक्स्ट ईयर जो है काफी कंपनीज ऐसी हैं जो बेटर ग्रोथ इंडिकेट कर रही हैं FY25 से, मार्जिन भी बेटर इंडिकेट कर रही हैं FY25 से। तो जनरली एक पॉजिटिव मूड है। दैट्स वाई क्या हुआ है कि अगर करेक्शन में सारे ही स्टॉक्स, जैसे कि इंडेक्स अगर डाउन है 10-15%, उसमें काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जो 20 से 30% नीचे हैं और काफी ऐसे स्टॉक्स हो गए हैं जो 52 वीक लो पे चले गए। उनमें से कुछ अच्छे कॉन्ट्रेरियन पिक्स छांटना, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। चलिए, तो ये तो मार्केट्स पर एक क्विक आउटलुक हुआ और अब बात कर लेते हैं बजाज फिनसर्व मल्टी कैप फंड के बारे में, जो कि एक NFO है। 6 फेब को ऑलरेडी ओपन हो चुका है, 20 फेब को क्लोज हो रहा है। और इस स्पेसिफिक फंड की खासियत जाने उससे पहले क्विकली आपसे निमेश जी समझना चाहते हैं कि मल्टी कैप फंड्स कौन सी कैटेगरी होती है, कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये सूट करती है? तो मल्टी कैप फंड्स जो हैं वो ट्रूली हर मार्केट कैप में ठीक से डिवाइड करके अपने पैसे डालते हैं। तो सेबी क्लासिफिकेशन के हिसाब से एक मल्टी कैप फंड को 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% एलोकेशन स्मॉल कैप में होनी चाहिए। जो आखिर के जो बचे हुए 25% हैं उसमें फंड मैनेजर को ये फ्रीडम दी जाती है कि किसी भी कैटेगरी में उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी लगे तो उसमें वो एलोकेट कर दें। तो इसमें एक होलिस्टिक या एक कंप्लीट एक्सपोजर मिलता है इन्वेस्टर्स को। जो बेस्ट कंपनीज या बेस्ट स्टॉक्स हैं विद इन दीज कैटेगरीज, फंड मैनेजर उनको चुन के इस कैटेगरी में रखते हैं ताकि एक्सपोजर, एक इवन एक्सपोजर मिले उनको। हाँ, वो जो 25% एक्स्ट्रा जो है वो जहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिख रही है, जैसे मैंने कहा कि अब राइट नाउ अपॉर्चुनिटी ज्यादा लार्ज कैप में दिख रही है, तो काफी मल्टी कैप फंड जो है वो एक्स्ट्रा 25% लार्ज कैप में शिफ्ट कर देते हैं। अगर स्मॉल कैप मिड कैप में करेक्शन आता है तो वो उनमें अगेन डिवाइड कर लेते हैं। तो फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो चाहते हैं कि हम इंडिया की जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं तीनों कैटेगरीज में से हम चुन के उसमें पार्टिसिपेट करें, तो उसको बेनिफिट मिलता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने देखा होगा कि लार्ज कैप में कुछ बड़े सेक्टर्स डोमिनेट करते हैं, जैसे BFSI, IT डोमिनेट करते हैं। मिड कैप में कुछ और सेक्टर्स डोमिनेट कर रहे हैं, स्मॉल कैप में कुछ और सेक्टर्स डोमिनेट कर रहे हैं। अगर हम ये कंप्लीट बास्केट को देखें तो आपको थीमेटिकली और सेक्टर वाइज भी आपको एक अच्छा स्प्रेड मिल जाता है टू पिकअप कंपनीज। कोई भी निवेशक अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारी सलाह यही रहती है कि आप 3 से 5 साल का व्यू लेके आएं ताकि आपको इस वॉलेटिलिटी का कोई बुरा एक्सपीरियंस ना हो। फंड मैनेजर्स लॉन्ग टर्म मनी को लेके इस वॉलेटिलिटी का यूज करके आपको बेटर रिटर्न्स या हेल्दी रिटर्न्स आपके लिए बना के देते हैं। तो लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ये कैटेगरी इज अ गुड कैटेगरी टू बी इन, और आपको जो एक्सपोजर मिलता है वो एक कंप्लीट एक्सपोजर इंडियन मार्केट का इससे मिल सकता है।
ओके। अच्छा, आपने जो भी बताया वो एक स्टैंडर्ड सेटअप बताया कि कितना एलोकेशन कहाँ किया जाता है। अगर हम इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो जो 25% फंड मैनेजर की चॉइस होती है वो डिप्लॉय करे। अगर हम इस स्पेसिफिक फंड की बात करें तो कहाँ ये रिमेनिंग 25% डिप्लॉय किया गया है? तो हम डिप्लॉयमेंट शुरू करेंगे आफ्टर द फंड ओके, क्लोजेस, और एलोकेशन जो होती है हमारी 27 या 28 फरवरी तक जो एलोकेशन होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिप्लॉयमेंट शुरू करते हैं। तो 1 महीने के जो डिप्लॉयमेंट पीरियड होता है उसमें हम अपॉर्चुनिटीज देख के डिप्लॉय करते हैं। अगर जो हाल अभी बाजार का है, अगर उस हिसाब से ही अगर मार्केट रहा, तो शायद ये जो एक्स्ट्रा 25% है वो लार्ज कैप की तरफ ज्यादा एलोकेट होगा। हम्म। मिड कैप स्मॉल कैप में अगर यहां से और जोर से करेक्शन आते हैं तो हम उसे मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ भी डाइवर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक जगह मैं पढ़ रही थी बजाज फिनसर्व एएमसी का कहना यह है कि ये फंड एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा टू अनलॉक हिडन वैल्यूज इन ओवरलुक्ड एसेट्स। तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जैक्टली क्या मतलब है इसका और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? अगर हम बाजार की चाल को ठीक से समझें और क्राउड की जो सेंटीमेंट है ठीक से समझें, तो सदियों से एक पर्टिकुलर साइकिल जो हमें दिखती है कंपनीज में एंड स्टॉक्स में, वो ये है कि लोग किसी चीज के बारे में अगर एक्साइट हो जाते हैं तो उसके पीछे उनको वैल्यूएशन हाई दे देते हैं, शेयर्स चलने लगते हैं, ज्यादा प्राइस ऊपर गया तो और लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो वैल्यूएशन बहुत हाई हो जाते हैं, आफ्टर सम टाइम एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है, और फिर रियलिटी जो है अगर इतनी अच्छी नहीं है तो फिर लोग उसमें से सेल करना शुरू करते हैं, कुछ लोग पैनिक करते हैं, कुछ लोग वरी करते हैं। ऑन द ऑपोजिट साइड कुछ ऐसे सेक्टर्स या स्टॉक्स होते हैं जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, ओवरलुक्ड सेक्टर्स हैं या कंपनीज हैं जो शायद कुछ शॉर्ट टर्म स्लो डाउन या डाउन साइकिल से गुजर रहे हैं। वहां पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत लो रहती है, ताकि अगर कुछ भी पॉजिटिव आता है या साइकिल टर्न होना शुरू होती है तो ये स्टॉक्स जो हैं, ये कंपनीज, ये जल्दी से उनके शेयर प्राइस बढ़ने लगते हैं। तो हमें फायदा उठाना है इस सेंटिमेंट साइकिल का, कि जहां पे लोग इग्नोर कर रहे हैं कुछ कंपनीज को, कुछ सेक्टर्स को, या कुछ कंपनीज जो शॉर्ट टर्म ट्रबल से गुजर रही हैं, जो कंपनीज ऐसी हैं जो डाउन साइकिल से गुजर रही हैं, वो अच्छे वैल्यूएशन पे हैं, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे हैं, तो उन्हें हमें पिकअप करना है। और अगर आप राइट प्राइस पे अच्छी कंपनीज को पिकअप करते हैं तो आपके रिटर्न्स जो है लॉन्ग टर्म अच्छे बन सकते हैं। तो हमें चाहिए कि अच्छी कंपनीज जो टेम्पररीली अच्छे वैल्यूएशन पे हमें मिल रही बिकॉज ऑफ सम इश्यू, और हमें पता है कि आगे जाके इसका कुछ ना कुछ ट्रिगर आएगा जिससे ये वापस अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ दौड़ के जाएंगी, तो वैसी कंपनीज का हमें एक पोर्टफोलियो बनाना है। तो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर जो है वो बाजार के फियर का फायदा उठाता है, तो वही करना है। ओके, चलिए, तो ये तो काफ़ी डिटेल्स यहाँ पर शेयर की निमेश जी ने, लेकिन ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर। जब लौटेंगे तो कुछ और डिटेल्स डाइव इन करने की कोशिश करेंगे। स्मॉल कैप और मिड कैप में स्पेशली जो पिकिंग स्ट्रैटेजी रहेगी वो कैसी रहेगी, कंपनी साइज कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, अर्निंग ग्रोथ कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या क्या पैरामीटर्स रहेंगे इन कंपनीज को पिक करने के, इन सब पर्सपेक्टिव से और डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स और आज के शो में हम बातचीत कर रहे हैं बजाज फिनसर्व के मल्टी कैप फंड की, जो कि एक एनएफओ है। 20 तक ओपन है सब्सक्रिप्शन के लिए। 6 फरवरी को ऑलरेडी ये खुल चुका है। और इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर निमेश चंदन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीआईओ है बजाज फिनसर्व एएमसी से। निमेश जी, वेलकम बैक। और अब एक चीज़ समझना चाहेंगे, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप से को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि जब आप कंपनीज को पिक करेंगे तो किन किन पैरामीटर्स के बेसिस पे ये सिलेक्शन होगा, और दूसरी बात ये कि क्या मिड कैप स्मॉल कैप में स्पेशली वेरियस साइज की कंपनीज हो सकती हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है? तो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप जो कैटेगरीज हैं वो 150 स्टॉक्स जो मिड कैप के हैं और अबाउट 250 to 500 स्टॉक्स जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देखते हैं इन स्मॉल कैप। वैसे तो कैटेगरी काफी लंबे तक चलती है, बट ये जो 250 to 500 स्टॉक्स हैं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देखते हैं, उसमें हम कुछ क्राइटेरियाज लगाते हैं इन टर्म्स ऑफ कि कौन सी कंपनीज, कौन से बिजनेसेस हमें पसंद हैं। तो एक उस पे एक थीमेटिक एक मैक्रो ओवरलैप होता है कि
अगर कुछ सेक्टर्स टॉप डाउन बेसिस पे हमें अच्छे लगते हैं तो उनमें से कंपनीज हम सिलेक्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ जो है हमारा एनालिसिस बॉटम अप पे होता है कि कौन से बिजनेसेस आगे जाके अच्छा कर सकते हैं, उनके रिटर्न यानी रिटर्न ऑन कैपिटल, कैश फ्लोज अच्छे हैं कि नहीं, बिजनेस लीडरशिप है कि नहीं उस कंपनी में। मैनेजमेंट क्वालिटी चेक करते हैं कि क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव बेसिस पे वो मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, अपने कंपटीशन से इस कंपनी ने कितने अच्छे सेल्स ग्रोथ या कितना अच्छा मार्जिन दिया है वो चेक करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फंड के लिए रहेगा कि इसकी जो हम इंट्रिंसिक वैल्यू बनाते हैं या वैल्यूएशन बनाते हैं उससे कितना सस्ते में हमें ये कंपनी मिल रही है। आपने देखा होगा कि लास्ट 2 महीनों में इन दोनों कैटेगरीज मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ही सीवियर करेक्शन आया है। काफी जो स्टॉक्स हैं वो 20 to 30% जो अपने पीक हुए थे उनके उनसे नीचे आ गए हैं। तो ये कैटेगरी में कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे बिजनेसेस हैं, मैनेजमेंट क्वालिटी भी अच्छी है और अब ये वैल्यूएशन में अट्रैक्टिव है। इसमें मैं एक और कॉन्सेप्ट ऐड करना चाहूंगा, व्हाट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि अगर हम किसी कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उस पे उसको वैल्यूएशन दे रहे हैं, तो अगर हम गलत गए, अगर वो फ्यूचर एग्जैक्टली हमने सोचा है वैसा नहीं है, तो हमारी डाउनसाइड कितनी है या रिस्क कितना है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, कि अगर हम गलत भी गए तो भी हम इसमें ज्यादा नुकसान ना करें या उसमें ज्यादा डाउनसाइड ना हो, पर अगर हम सही गए तो अपसाइड बहुत ज्यादा हो। तो इसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है कंपनी से, उससे उसका प्राइस, आज का दाम कितना नीचे है, एंड जिसमें हमें वो कुशन या मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा मिलता है, उन कंपनीज को हम प्रिफर करते हैं लेना। काफी कंपनीज ऐसी हैं जैसे कमोडिटीज हैं जो डीप सिक्लिकल स्टॉक्स हैं, इसमें काफी ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पे इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म देख के इन कंपनीज को बहुत ही सस्ते दामों में बेच देते हैं, फ्रस्ट्रेट होकर बेच देते हैं। और यहाँ इन कंपनीज में मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होता है। अगर हमें दिख रहा है कि आगे एक ट्रिगर है जहां से इन कमोडिटीज में अपसाइकल आने वाली है, तो हम उनमें पोजीशन करेंगे टू टेक बेनिफिट, कि जब अपसाइकल आएगी तो इनमें सबसे ज्यादा फायदा होगा। ओके, चलिए, ये तो हर पर्सपेक्टिव से आपने समझाया इस फंड के बारे में। अब थोड़ा सा थीम पर बातचीत कर लेते हैं। लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, इस फंड का फोकस कहाँ रहेगा, कौन सी थीम्स पर रहेगा, क्या कुछ डेडिकेटेड एलोकेशन है कि इतना इस सेक्टर में जाएगा, क्या प्लान एग्जैक्टली थीम्स को लेकर? तो ये जो फंड रहेगा दीपाली जी, ये एक बॉटम अप फंड ज्यादा रहेगा, जहां पे हर कंपनी बॉटम अप एनालिसिस करके इनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी और उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है और उनका ट्रिगर क्या है, उस हिसाब से इस फंड में एलोकेशन होगा। तो मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि हम एक पर्टिकुलर सेक्टर में ओवरवेट या अंडरवेट रहेंगे। हर कंपनी जहां पे हमें अपॉर्चुनिटी बेटर दिख रही है वहां पे हम जाएंगे। हाँ, मार्केट कैप जैसे मैंने कहा कि शुरू में इस फंड में मार्केट कैप, लार्ज कैप ज्यादा हो सकते हैं कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो आप ये समझ लीजिए कि जो एक्स्ट्रा 25% है वो शायद लार्ज कैप की तरफ ज्यादा टिल्टेड रह सकता है। बट अगर हम सेक्टर परफॉर्मेंसेस देखें और कहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिख रही हैं, तो मैं ये कहूंगा कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ये एक सेक्टर है जहां पे बहुत सारी कंपनीज जो हैं अपनी हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से नीचे ट्रेड कर रही हैं, तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं। कुछ कमोडिटी सेक्टर्स हैं जैसे कि मेटल्स, केमिकल्स, वहां पे कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो अपनी हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से नीचे ट्रेड कर रही हैं, उनका फ्यूचर आउटलुक बेटर है लेकिन टेम्पररी एक डाउन साइकिल से गुजर रही हैं। तो इन सेक्टर्स में हमारा शायद वहां से ज्यादा आइडियाज हम ले पाए, तो वो सेक्टर्स डोमिनेट कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक हिंट दिया सेक्टर्स के बारे में, कहाँ आपका कंफर्ट है। मैं एक सेक्टर पे स्पेशली बीच में एक राय आपसे लेना चाहती हूँ, अभी भी जहन में आ रहा, वो है पीएसयू स्टॉक्स। पीएसयू स्टॉक्स को लेकर अभी आपकी राय क्या है? ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रनअप दिखाने के बावजूद अपने हाई से काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं, 50-60% तक नीचे आ चुके हैं ये शेयर्स। कैसे देखते हैं आप इस पूरी ही पीएसयू बास्केट को? सिलेक्टिव हो, बट क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं या अभी अवॉइड करना चाहिए? पीएसयूज को मैं जनरली एक कैटेगरी में नहीं डालूंगा, क्योंकि ये अलग अलग बिजनेसेस हैं, इनके अलग अलग ग्रोथ रेट्स हैं, इनके अलग अलग
प्रॉफिट ग्रोथ रहेंगे, लेकिन लोग पीएसयूज के बारे में एक्साइट एक साथ हो जाते हैं और डिप्रेस भी एक साथ हो जाते हैं। तो ये कई मौके क्रिएट करता है हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए, हम जैसे निवेशकों को इसका फायदा उठाने के लिए। जैसे कि लास्ट ईयर लोग बहुत ही एक्साइटेड थे पीएसयू स्टॉक्स के बारे में, 2 साल से एक्साइटेड थे, सबके वैल्यूएशन ऊपर चले गए थे। अब जो है लोग डिप्रेस हो गए हैं, पीएसयू को ग्रोथ डाउट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की कुछ स्पेंडिंग एक हाफ तक नहीं रही, तो ये स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं, तो इनके वैल्यूएशन, डिविडेंड यील्ड फिर अट्रैक्टिव हो गए। लेकिन हम क्या करेंगे, इनमें से जो सारे पीएसयू जो बास्केट है जो करेक्ट हुआ है, उसमें से कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पे हमें इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छी दिख रही है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ उनकी अच्छी लग रही है, उनमें से हम चूज करेंगे कि कहां पे इन्वेस्ट करना है। तो पीएसयू डेफिनेटली एक अट्रैक्टिव एरिया है जहां पे मिस प्राइसिंग की वजह से कुछ स्टॉक्स सस्ते दामों में हमें मिल रहे हैं। ओके अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और निमिष जी आपसे वापस इस एनएफओ के बारे में। मल्टी कैप फंड्स ऑलरेडी मार्केट में हैं, अगर इन्वेस्टर्स चुने बजाज फिनसर्व मल्टी कैप को तो क्यों, क्या डिफरेंट है इसमें बाकी मल्टी कैप फंड से? आप देखें तो हमने जो ये कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी बनाई है, जिससे हम निवेशक को ऐसे स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो देंगे जो कि एडवांटेज लेता है कि कहां पे वैल्यूएशन सबसे अट्रैक्टिव है, मार्केट बिहेवियर का एडवांटेज लेता है कि कहां लोग बहुत ही पेसिमिस्टिक हो गए हैं, फियरफुल हो गए हैं, पैनिक में बेच रहे हैं, और वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं कि अच्छी कंपनीज आपको बहुत अच्छे दामों में भी, वैल्यूएशन पे भी मिल जाए, तो वो उठाएंगे। इस कंपनी में हम इस पोर्टफोलियो में हम बिजनेस साइकिल का भी एडवांटेज लेंगे। कुछ कंपनीज जो एक डाउन साइकिल से गुजर रही हैं उनको हम एडवांटेज लें, क्योंकि लोग अभी उनके बारे में थोड़े से पेसिमिस्टिक हो गए हैं। तो इस फुल पोर्टफोलियो में आपको मल्टीपल कैपिटलाइजेशन, मल्टीपल थीम्स, मल्टीपल सेक्टर्स, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे जो कंपनीज ट्रेड कर रही हैं, वो बिजनेस साइकिल का जो हम एडवांटेज लग सकते हैं वो कंपनीज, और अच्छे वैल्यूएशन वाली कंपनीज हम इसमें पिकअप करेंगे। ओके चलिए, शुक्रिया निमिष जी आने के लिए सीएनबीसी आवाज पर, और इस फंड के साथ साथ मार्केट्स पर भी अपने आउटलुक शेयर करने के लिए। गुड लक आपको इस एनएफओ के लिए, थैंक यू सो मच। तो ये बात हुई बजाज फिनसर्व मल्टी कैप फंड के। एक बार फिर से आपको क्विक डिटेल्स बता देते हैं। 6 फेब से ऑलरेडी ओपन हो चुका है, 20 फेब तक ओपन रहेगा। मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, यानी यहाँ एक्सपोजर आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी सेगमेंट्स में मिलेगा। क्या डायरेक्शन रहेगी इस फंड में इन्वेस्टमेंट की, वो तमाम डिटेल्स अभी पिछले 20-25 मिनट में निमिष जी ने समझाई। चलिए, इसी के साथ इस शो को समेटने का वक्त है। फायदेमंद फंड्स में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार।